हाँ, तो वही हमने कल एडजेक्टिव पढ़ाया था और जो हमने कल वो इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई थी उसमें एक एक्सरसाइज भी नीचे दिख रही थी। शब्द तो जो हमने दिए थे वो आपने उस टेबल्स उसमें दिखाई पड़ रही थी उसमें ढूंढ लिए होंगे, तो वो शब्द तो आपको वहीं से मिल गए होंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज उसमें एक थी उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा हम बता देते हैं। एडजेक्टिव की एक्सरसाइज थी वो 6.2 ये दिख रही थी इसमें। और इस एक्सरसाइज में कुछ ब्लैंक्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें बाहर सेंटेंस के एक एडजेक्टिव लिखा हुआ था और वो हमें अंदर उसमें लगाना था। पहला वाक्य माई ग्रैंडफादर इज़ द, देखो द आया हुआ है और थोड़ा सा अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे तो दो से ऊपर जा रही है बात, तो ओल्डेस्ट आएगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द, फिर द आया हुआ है, हाईएस्ट आएगा। मैंने कल आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। तो कई बार तो हम अर्थ में ज़्यादा जाए बिना भी हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या आएगा। तीसरा ए फोक्स इज़, देखिए आगे देन लगा हुआ है, THAN। हमने कल बताया था कि जिसमें देन लगा होता है मतलब इसके कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, तो क्लेवर को क्लेवरर कर देंगे। आई वुड प्रेफर टू बाई द लगा हुआ है देखिए, तो फिर हम लेटेस्ट कर देंगे लेट के लिए। ही मेड, मैनी लगा हुआ है तो मैनी मिस्टेक्स, या अगर देखो देन लगा हुआ है तो मैनी का कंपेरेटिव होता है मोर, तो मोर मिस्टेक्स, आगे देखो देन है वाक्य में। द ताज इज़ वन ऑफ द लगा हुआ है तो मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। दिस बॉक्स इज़, देन लगा हुआ है देखिए, तो हैवियर कर देंगे। भोला वाज द लगा हुआ है तो रिचेस्ट कर देंगे। इज मुकेश, दा लगा हुआ है देखिए, कंफ्यूज कर सकता है सेंटेंस आपको, तो दा लगा हुआ है, लेकिन आप आगे ये भी देखिए टू सन्स, दो बेटों में बात की हुई है और दो बेटों में तुलना होती है, तो तुलना के लिए जब भी आप देखें दा तो लगा हुआ है लेकिन आगे ऑफ द टू भी है। ऑफ द टू, सेंटेंस नंबर 9 आप ध्यान से देखें, ऑफ द टू भी है, तो फिर आप उसे कंपेरेटिव करेंगे, भले ही दा लगा हुआ है तो यंगर करेंगे। विच इज़ द, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। विच इज, देखो गोल्ड और सिल्वर, फिर दो चीज़ें आ गई तो फिर वही कोस्टलियर। प्रिवेंशन इज, गुड का बेटर कर देंगे। हिज कंडीशन इज, बैड का वर्स होता है, WORSE, कल टेबल में आपने देख लिया होगा। चित्रा इज द ओल्डेस्ट ऑफ 3 डॉटर्स, देखो ओल्ड और एल्डर में फ़र्क होता है, एल्डेस्ट करेंगे क्योंकि एक ही परिवार में एक ही भाई बहन के बीच में जब हम छोटे बड़े की बात करते हैं तो वहाँ एल्डर का प्रयोग करते हैं, ओल्ड नहीं लगाते हैं। तो चित्रा इज़ द एल्डेस्ट भी कर सकते हैं, और जब उम्र की बात आती है तो हम ओल्डेस्ट भी कर सकते हैं। अगर भाइयों में उम्र का हिसाब बताना है तो फिर ओल्डेस्ट कर देते हैं। इवन द लगा हुआ है तो मोस्ट केयरफुल वर्कर, ठीक है, मोस्ट केयरफुल वर्कर द लगा हुआ है। तो बस ये एक्सरसाइज थी इसमें, यहीं से कुछ आपको पता चल गया होगा। अभी हाई स्कूल लेवल पे आप इतना ही सीख लें तो बेहतर होगा। आज हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन की बात करेंगे। ग्रामर हमने एडजेक्टिव तक पढ़ लिया है, आगे थोड़ा जाने से पहले ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में हम ट्रांसलेशन थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, सेंटेंस बीच में आते हैं, तो थोड़ा सा हम सेंटेंस पर आज बात करेंगे। ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद, किसी भी भाषा का किसी भी भाषा में दूसरी भाषा में अनुवाद करने को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी भी हिंदी वाक्य को देखते हैं और उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 3 मुख्य चीज़ों को ढूंढना होगा। 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, कर्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं
सब्जेक्ट। दूसरी चीज होती है क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। और तीसरी चीज होती है ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्म। तो हम इन्हीं को आज देखेंगे, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस में इन तीन चीज़ों को नहीं ढूंढेंगे हम सेंटेंस को नहीं बना सकते। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। कर्ता क्या होता है? देखिए, कर्ता वो है जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर वाक्य में काम नहीं होता, किसी वाक्य में सिर्फ परिचय ही होता है। जैसे राम एक अध्यापक है, अब इस वाक्य में तो कोई काम नहीं हो रहा है। या राम के पास एक कार है, इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन किसके बारे में बात हो रही है वो हम देखेंगे। भाई कार किसके पास है, अध्यापक कौन है। तो जब हम ये देखते हैं कि सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, मुख्य कौन है, काम कौन कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को बच्चे अक्सर ढूंढ लेते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। वैसे फिर भी जब आप सवाल में वाक्य में कौन शब्द लगाकर सवाल पूछेंगे कि भाई ये काम कौन कर रहा है, तो जो जवाब मिलता है वो सब्जेक्ट ही होता है। दूसरी चीज होती है वर्ब, VERB। वर्ब होती है क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया और मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब आपको वाक्य में रखी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब केवल वाक्य की पहचान के लिए होती है, वाक्य को बनाने में सहायता करती है। वो सेंटेंस में आपको जिस तरह से आपको कर्ता रखा हुआ मिलेगा, कर्म भी रखा हुआ मिलेगा, लेकिन इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब आप नहीं कह सकते कि भाई ये इसमें हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है। हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी होगी। आपको जब हम आगे भी सेंटेंस पढ़ाएंगे तो हम प्रत्येक सेंटेंस की एक पहचान बताकर उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको बताएंगे। वो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी होगी कि भाई किस प्रकार के सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसे वाक्य में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिर्फ आप वाक्य की पहचान करो, जो पहचान आपको बताई गई है और उस पहचान के अकॉर्डिंग जो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए कहा गया है वो आप लगाइए। दूसरी चीज़ है मेन वर्ब, MAIN। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ये आपको वाक्य में ही मिलेगी। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस के अंदर ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी? वाक्य के सबसे अंत में मिलेगी। दूसरी बात, इसमें काम के होने का पता चलेगा। कोई भी काम होता है, खाना पीना, हंसना रोना, खेलना पढ़ना, ये सब क्रिया हैं, ये सब मेन वर्ब है। और तीसरी बात, मेन वर्ब में ही जो हम आपको पहचान बताएंगे, जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो सेंटेंस में हम आपको कुछ पहचान बताएंगे, तो वो पहचान मुख्य क्रिया में ही जुड़ी हुई होगी। हम आपको यही बताएंगे कि इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत से कहने के वाक्य के अंत में, कि वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही होता है, तो वो ये रहा है, रहे हैं, रही है, ता है, ते हैं, ती हैं, ये मुख्य क्रिया में ही जुड़े होते हैं। तो मेन वर्ब के लिए आप तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात, वाक्य के अंत में, ये कहीं वाक्य के बीच में नहीं होगी, पहली बात। नंबर 2, इसमें काल की, टेंस की पहचान जुड़ी होगी, जो आपको पहचान बताई जाएगी वो इसी में जुड़ी होगी। और नंबर 3, इससे काम के होने का पता चलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार मुख्य क्रिया को आप वाक्य में ही ढूंढेंगे। तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट। ये भी दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि भाई ये डायरेक्ट है?
मुख्य क्रिया आपको पकड़नी होगी, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। हर चीज़ की नहीं, हर काम को करने के लिए नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ काम तो हम जैसे सोते हैं तो सोने के लिए तो कोई नहीं, कहीं भी आप लेट जाइए, आंख बंद करिए, सो जाइए। आप जो है हंसते हैं, हंस सकते हैं आप, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, उनको बिना ऑब्जेक्ट वाला वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया। लेकिन जो वर्ब जो काम करने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, अब मान लो आपको किसी ने कहा भाई पढ़ लो, तो आप ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ने के लिए किताब की आवश्यकता होगी, तो वो किताब आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कहा गया भाई पीट दो, तो किसे पीटोगे? कुछ तो आपको चीज़ चाहिए ना जिसको पीटोगे आप। तो इस प्रकार किसी काम को करने के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो ऑब्जेक्ट होता है। और वो चीज़ दो तरह की हो सकती है, या तो वो सजीव होगा या निर्जीव होगा। अगर वो निर्जीव है तो आप उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और अगर वो सजीव है तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। एक तो ये एंगल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पकड़ने का, सिंपल एंगल है कि भाई निर्जीव है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा एंगल ये है कि आप मुख्य क्रिया पकड़िए, आपने पकड़ा मुख्य क्रिया है खाता है, तो आप उस मुख्य क्रिया में क्या शब्द जोड़िए, क्या खाता है। मान लो मुख्य क्रिया है पढ़ता है, तो जोड़िए क्या पढ़ता है। तो जब मुख्य क्रिया में क्या शब्द जोड़ेंगे तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या खाता है? भोजन। क्या खेलता है? फुटबॉल। और जब आप किसे शब्द लगाएंगे, किसे, यानी कि क्या शब्द लगाओगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, और किसे शब्द लगाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। जैसे पीटते हैं, किसे पीटते हैं? सहायता करते हैं, किसकी सहायता करते हैं? तो जब इस तरह के सवाल आप पूछते हैं किसे शब्द लगाकर, तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों के बारे में जानकारी दे दी है। आप वीडियो को पीछे से दोबारा सुनकर जानकारी को पुख्ता करिए और इसे बार बार सुनकर दिमाग में बिठाइए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आपको एक सेंटेंस के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह हम सेंटेंस में इन चीज़ों को ढूंढेंगे। मान लो हमारे पास सेंटेंस है, रवि ने मुझे 10 रुपए दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस वाक्य में देखिए भाई इसमें क्या काम हो रहा है और वो काम कौन कर रहा है। मुख्य क्रिया भी आप सबसे पहले पकड़ेंगे तो आपको फायदा होगा, तो आप मुख्य क्रिया ही पकड़िए। मुख्य क्रिया के बारे में मैंने क्या बताया कि सबसे अंत में चलिए, तो अंत में देखा हमने शब्द रखा हुआ है दिए। अब इस शब्द से ये भी देखो क्या ये टेंस की पहचान अपने साथ में जोड़े हुए है और क्या इससे काम के होने का पता चल रहा है। तो भाई टेंस की पहचान अगर आपको नहीं पता है, वैसे जिन बच्चों को पता है वो समझते हैं कि जिस टेंस का ये वाक्य है उस टेंस के अंत में या, ये, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी, आ, ए, ई इस तरह के शब्द आते हैं। तो देखिए ये आ रहा है दिए, और दूसरी बात इससे काम के होने का पता भी चल रहा है। वाक्य में क्या काम हो रहा है? कुछ दिया जा रहा है तो देने का काम हो रहा है। तो इस तरह ये जो दिए शब्द आया ये आपका ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो गया, मेन वर्ब। अब आप इस दिए शब्द में ये पता कीजिए कि ये जो काम हुआ है, पैसे दिए हैं, किसने दिए हैं, कौन है देने वाला। तो आपको जवाब मिलेगा
रवि है पैसा देने वाला, रवि पैसा दे रहा है। तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाता है। और अब इस वर्ब में आप क्या शब्द लगाइए कि भाई क्या दिए, क्या दिया, क्या सामान दिया। तो आपको जवाब मिला भाई 10 रुपये दिए। तो 10 रुपये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब आपने क्या लगाकर सवाल पूछा, क्या दिया, 10 रुपये। फिर आपने इसमें लगाया किसे दिए, आपने जो भी सामान दिया ये किसे दिया, तो उत्तर मिला मुझे का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए हमने सब कुछ ढूंढ लिया वाक्य में, हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, हमें वर्ब भी मिल गई, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया। ठीक है, इस तरह हम पूरे वाक्य में पहले इन 4 चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपको हर वाक्य में कर्ता भी मिलेगा, आपको हर वाक्य में क्रिया भी मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट मिले। कोई भी नहीं मिल सकता, और इन दोनों में से एक भी मिल सकता है, और भाई दोनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप उसमें ढूंढ सकते हैं कि भाई इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं इस वाक्य में। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होगा जब किसी सेंटेंस को आप बनाएंगे। उसके बाद जब आप ये चीज़ें ढूंढ लेंगे तो फिर हमारे कुछ नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से आप काम करेंगे। जैसे अगर आपका वाक्य साधारण है, अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, साधारण, तो फिर आपका नियम जो है, ये जो आपने 4 चीज़ें ढूंढी हैं, इन्हें आप इस क्रम में रख देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा, अगर वाक्य आपका नकारात्मक है, निगेटिव, निगेटिव वाक्य वो होता है जिसमें नहीं शब्द आ जाएगा। मैंने खाना नहीं खाया, उसने फुटबॉल नहीं खेली। तो अगर वाक्य आपका नकारात्मक है तो इसी सूत्र में, ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आपको कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा देंगे। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इस 5 जो फॉर्मूले हैं इनको आप सामने PDF आपको दिख रही होगी, एक इमेज दिख रही होगी, उस इमेज में आप देख सकते हैं। तीसरा, अगर आपका सेंटेंस क्या शब्द से शुरू है, क्या शब्द से शुरू होता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, तो कुछ नहीं करना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अब बाहर आ जाएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चौथा नियम, अगर प्रश्नवाचक शब्द, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड, मैं से शॉर्ट में QW लिख रहा हूं, बीच में आए, वाक्य के बीच में हो, तो क्या करना है, ये जो तीसरा वाला नियम लिखा मैंने, यही जो का त्यों हम लगाएंगे, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखिए, उसके बाद ये जो क्वेश्चन वर्ड ये होते हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है जो सवाल पूछते हैं। उसके बाद आप ये तीसरा नियम जो का तो उतार देंगे। और 5वां नियम, यदि कर्ता संबंधी क्वेश्चन वर्ड हो,
प्रश्नवाचक शब्द हो, मतलब कर्ता को ही इसने गायब कर दिया, कर्ता को ही पूछ लिया कि भाई काम कौन कर रहा है, काम किसने किया है, कौन, किसने, इस तरह के वर्ड जो कर्ता के बारे में पूछ लिए गए हैं। तो उस समय आप उस कर्ता संबंधी वर्ड को, मान लो हु है, मैं हु को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, हु है, तो हु उस कर्ता के लिए आ जाएगा जो गायब है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद अपना आप सिंपली हेल्पिंग वर्ब, वही सब्जेक्ट के स्थान पे हु आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 5 नियम मुख्य हैं। सारी जो हमारी अंग्रेजी है वो सब इन 5 नियमों के ऊपर ही चलेगी। इन्हीं में थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहेगा, वो आपको सेंटेंस पढ़ाते समय बताया जाता रहेगा। यानी कि अब ये 5 नियम आपको कंठस्थ करने हैं, इन्हीं पे सब कुछ चलेगा। बस हम आपको हर टेंस की पहचान बताएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, और मेन वर्ब में जो परिवर्तन कई बार हमें करने पड़ते हैं, कहीं एस जोड़ना पड़ता है, कहीं आईएनजी जोड़ना पड़ता है, कहीं उसकी फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म लगती है, वो सिर्फ आपको ये 3 बातें हम बताएंगे। बाकी ये 5 नियम हर जगह लगेंगे, तो इसलिए इन 5 नियमों को आप कंठस्थ करें। पेज नंबर 244 पर एक्सरसाइज 7 लिखी हुई है, ठीक है, पेज नंबर 240 एक्सरसाइज 7। आप इसकी इमेज अभी देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। इस इमेज के हिसाब से आपको ये सेंटेंस जितने भी हैं, इन सभी सेंटेंसेस को आप इनमें सिर्फ आप इतना काम करेंगे कि भाई कर्ता, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करेंगे और ये नियम कंठस्थ कर लेंगे। कल हम आपको सेंटेंस बनाने, क्योंकि जब तो आप ये सीख जाएंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सेंटेंस में इसको ढूंढना आप सीख लेंगे, तो आज आप इसी चीज़ को दुरुस्त करेंगे, इसी चीज़ को ठीक करेंगे। ये एक्सरसाइज 7 के माध्यम से आप इसमें सभी वाक्यों में कर्ता, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब कुछ, तो ये सब आप इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपका यही आज काम रहेगा, ठीक है। बाकी आप ये नियम सब याद करेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही क्लास में रखते हैं।